मैं जाग रही सी रात ते मैंने कहती सोए क्यों नहीं। मैं क्या तू क्यों ऑनलाइन है। मेरी ताकत सबसे पहले तो मेरे भगवान बने, दूसरे मेरे मम्मी पापा और तीसरे हम सब दोस्त बने। हम D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग को आज 9वां दिन है। 7 दिन वहां पर रही अमृतसर की मन्नत, 8वें दिन ये अमृतसर पहुंची। ये 7 और 8 दिन उसके ऊपर कितने भारी थे, उसके परिवार से संपर्क कैसे हो रहा था, उसे कभी लगा था कि यहां से बचकर वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। यहां से बहुत सारे बच्चे MBBS करने के लिए यूक्रेन में जाते हैं। हम बात करेंगे मन्नत के साथ। मन्नत नमस्कार, पहले तो स्वागत है आपका और आपको बधाई है, आप सही सलामत जंग के मैदान से बाहर आ गई हैं। तो आपको जब शुरू कैसे पता चला कि आज जब पता चला कि जंग लग गई है तो क्या रिएक्शन था सबसे पहला आपका? जंग का तो हमें लग रहा था, जैसे इंडियन न्यूज में पहले कह रहे थे कि जंग लग जाएगी, रशियन ट्रूप्स हैं, पर वहाँ की लाइफ पूरी नॉर्मल चल रही थी। कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ ऐसा कभी हो पाएगा जो आज की कंडीशन है वहाँ पे। तो इस तरीके को हम नॉर्मल सब, मैं और मेरे ग्रुपमेट सब क्लास लगा रहे थे, यूनिवर्सिटी गए थे, शाम को हमने ट्यूशन भी लगाई है 10 बजे जैसे नॉर्मल। मैं जिम भी गई हूँ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पर कभी नहीं सोचा था कि अगले दिन सुबह 5 बजे एक ऐसा खतरनाक वो समय होगा कि मेरी पूरी दुनिया बदल देगा। हम सबकी जो यूक्रेन में रह रहे हैं उन सबकी दुनिया बदल देगा। वो सुबह 5 बजे का ब्लास्ट, वो मैं कभी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती कि वो एक ब्लास्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक ब्लास्ट मेरा लाइफ का एक अलार्म होगा और मैं कभी जिंदा बच। उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी अपने मम्मी पापा का ना कहना मान के, कि जैसे मम्मा पापा कह रहे थे कि आजा वापस आजा, कुछ नहीं होता। तो वो तब मेरे को लगा कि मैंने एक गलती कर दी अपने मम्मी पापा का ना कहना मान तो के। जब बम, तो आप सो रहे थे क्या? तो क्या जी बिल्कुल। आपका क्या रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि वहां पे रशिया ने अटैक कर दिया? जी बिल्कुल, मैं सो रही थी जब पहला ब्लास्ट, मैं जब से वॉर वाली सिचुएशन चल रही थी तो मैं एक काम करती थी, मैं अपनी विंडो थोड़ी खोल के सोती थी, बिकॉज हमारी वहाँ पे विंडोज़ जो है साउंड प्रूफ है और मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं इसीलिए खोल के सोती थी कि अगर बाय चांस कभी कुछ बाहर हो जाए और मेरे को अंदर पता ना चले तो मैं अंदर ही ना रह जाऊँ। तो वही बात हुई, वो उस चीज़ का वो मेरे को लगता कि मैंने कुछ सही किया। वही बात हुई कि सुबह 5 बजे जब ब्लास्ट हुआ तो पहले मेरे को लगा कि कुछ पटाखा होगा कुछ भी, पर वहाँ पे इतने ऐसे पटाखे वगैरह चलते नहीं हैं। फिर दूसरा, वो माइक्रो सेकंड्स में बज रहे थे, बिल्कुल बज रहे थे, आपको अलर्ट किया जा रहा था वहां जो नागरिक जो तब अलर्ट नहीं हुआ था, सिर्फ तब ब्लास्ट हुआ तो, क्योंकि सब सो रहे थे उस टाइम पे। तो जब तीसरा हुआ तो मैं बेड से उठ के खड़ी हुई और देखा कि बाहर थोड़ा धुआं है, बिल्कुल अंधेरा हुआ है और मेरे कुछ बिल्डिंग के जो लोग थे वो अपने गाड़ी में थोड़ा सामान पैक करके जा रहे थे और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मेरा वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट सब बंद कर दिया था, वो सब कुछ बंद हो गया था। तो मेरे को थोड़ा लगा कि मैं किसी कांटेक्ट करूं, तो मैंने अपने फ्रेंड को कांटेक्ट किया, उसको अपने पास बुलाया, मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि ऐसे हो गया। पहले सोच रहे थे कि घर पे बताएं क्या करें, पर बताना ज़रूरी पड़ा और हम लोगों को कहा गया कि आप घर से बाहर मत निकलिए। वो तब कहा गया था कि वो बॉर्डर पे हुआ है, तो बॉर्डर पे होके भी जो 60 किलोमीटर 40-60 किलोमीटर दूर हमें इतनी जोर से आवाज आ रही थी, तो हमें तब समझ नहीं आया कि हम निकलें कैसे। तो आप थे कहाँ? आप कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? खार्किव में थे क्या आप? मैं खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, पर मैं उस वक्त अपने घर पे सो रही थी और मैंने जो 6 बजे उठना था मैं 5 बजे उठी थी। तो ये दिन, जैसे आप 6 दिन वहां फंसी रही, जो हमारी जानकारी के मुताबिक आपको बंकरों में भी रहना पड़ा, ये 6 दिन में किस तरह का संकट आपने देखा? संकट ऐसे था कि दिन भर दिन जो डे बाय डे है जो सिचुएशन थी वो वर्स होती गई थी। जिस एरिया में मैं रहती थी ऐसे वो है कि 3 लाइन डिवाइड्स हैं, एक ग्रीन है, ब्लू है और रेड है। पहले वो ब्लू लाइन के लास्ट 2 स्टेशन पे उन्होंने अटैक किया और ग्रीन लाइन के फर्स्ट स्टेशन पे, और मैं लास्ट 3rd स्टेशन पे रहती थी। जब उन्होंने फर्स्ट स्टेशन पे अटैक करा तो तब ऐसे वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक स्टेशन पे आते गए और तीसरे दिन मेरे स्टेशन पे जब वो पहुंचे, जो रशियन ट्रूप्स पहुंची, तब
जब हम लोग मेट्रो में थे, हम अपना खाना एक दिन पहले बना के लेके आ गए थे, तो जब हमारा दोबारा से जाने का टाइम था कि हम घर पे नहा धो के अगर आएंगे खाना बना के लेके आएंगे, वो हमें टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसर्स जो ऑफिसर्स थे उन्होंने सारा मेट्रो सील कर दिया था और वो पूरे 24 घंटे तक सील था। तो पानी और खाने की दिक्कत तो आई, वॉशरूम जाने की दिक्कत आई हम सबको, क्योंकि वहाँ लड़कियां भी थी और वो एक ही वॉशरूम था। तो हम लोगों को यही प्रॉब्लम थी कि कैसे निकले। हम बस यही प्रे कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये सब कुछ ठीक हो और हम अपने घर जाए। आप मेट्रो स्टेशन पे क्या गए करने के, बाजार के सामान खरीदने के लिए गए थे, क्योंकि आपको पता नहीं था कि कब आप बाहर निकलेंगे, इसलिए गए थे आप? नहीं, हम लोगों को वो कह देते थे कि आप लोग मेट्रो स्टेशन, ये एक टाइम देते थे कि आप ये टाइम से ये टाइम तक अपने घर से जो सामान लेके आना है वो आप लेके आ सकते हो और उसके बाद आप मेट्रो से बाहर नहीं निकलोगे। तो ये कहाँ तक सच है? बहुत सारी यहाँ जैसे खबरें आ रही हैं उसमें सोशल मीडिया में भी बंकरों में 500-600 बच्चे को रखा गया। जी बिल्कुल। आप भी वहाँ रही बंकर में? जी मैं बंकर में नहीं रही, पर मैं मेट्रो स्टेशन पे रही। बंकर में वो लोग रहे जिनका मेट्रो स्टेशन घर से बहुत दूर था और बिल्डिंग के नीचे बंकर्स जो बने हुए हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के नीचे जो बंकर बने हैं वो लोग वहाँ रहे जिनका थोड़ा दिक्कत था कि ज्यादा दूर है मेट्रो स्टेशन, हमसे जाया नहीं जाएगा, तो वो बंकर्स में रहे। तो आपको खाने पीने का सामान कब शॉर्ट हो गया आपके पास? और बहुत क्या ऐसा भी कि बहुत सारे पैसे लगने लगे थे वहाँ पर? महंगाई हो गई थी? बिल्कुल, महंगाई तो उसी दिन ही हो गई थी। 24 तारीख को जब ब्लास्ट हुआ 7 बजे जब देखा तो शॉप्स के बाहर जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ के बाहर सारी लाइन लगनी शुरू हो गई। वो मैंने अपने एक दोस्त को बोला था कि तू मेरा सामान लेके आ सकता है, वो उसने मेरी हेल्प करी। उसी ने मेरे को फ़ोन करके कहा कि मन्नत यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन है, टाइम बहुत लग जाएगा, पता नहीं। तो चलो 2 घंटे बाद जब उसकी बारी आई तो उसने देखा कि वहाँ पे खाने की तो शॉर्टेज हो ही गई थी, जैसे ब्रेड्स वगैरह जो इंस्टेंट फूड है जो हम एकदम से खा सकते हैं वो सब खत्म हो चुके थे, प्लस उनके रेट भी ट्रिपल प्राइस पे हो चुके थे। जो हमें जो ब्रेड है हमें जो 20 ग्रेवन की मिलती थी वो 74 ग्रेवन की हो चुकी थी। जो हमें दूध 20 ग्रेवन का मिलता है वो 100 ग्रेवन का हो चुका था। पर हमें उससे मैटर नहीं करता, हमें था कि हम जितना राशन डाल सकते हैं डाल लें। पर जो भी हमें अवेलेबिलिटी जो मेरे लिए लेके आया वो अपने लिए लेके आया, मैं उसको भी थैंक यू बोलती हूँ। उसका नाम साजन है। 6 दिन आपके ऊपर किस तरह हावी रहे? कभी आपको लगा कि यहाँ से जिंदा बच के जाएंगे? जब ये बात जो जिंदा वाली है वो तब हुई जब तीसरा दिन बीत गया था, जब उन्होंने मेट्रो सील कर दिया था और बाद में उन्होंने हम लोगों को वहाँ पे जब मारा धाड़ी शुरू हो गई थी मेट्रो स्टेशन में, क्योंकि 24 घंटे से कोई खा नहीं पाया था, कोई पानी नहीं पी पाया था, बाथरूम नहीं जा पाया था। तो वहाँ के लोगों ने भी थोड़ा हफड़ा दफड़ी कर दी थी। वो हर्ट नहीं कर रहे थे किसी को, बस वो था कि उनको भी घर जाना है या कुछ खाने को मिल जाए। तो वहाँ की सरकार ने खाने को ज़रूर दिया, छोटे बच्चों को योगर्ट वगैरह ला के दिए। पर वही ना हफ्ता दफड़ी जब पड़ गई थी तो सबसे पहले कौन सीना झपटी बिल्कुल हो गई थी। तो वहाँ के लोगों ने हमें कह दिया था कि अगर आप घर जाना चाहते हो आप जा सकते हो, अभी जो आर्मी जो है यूक्रेन की वो बाहर है, आपको सेफली पहुंचा देगी, पर आप वापस फिर मेट्रो में नहीं आ सकते हो। अच्छा, अगर आप एक बार निकल जाओगे तो हाँ जी, वापस नहीं आ सकते। तो ये चीज कहाँ तक सच है कि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि आप यूक्रेनी हैं, उनके साथ मैन हैंडलिंग भी की गई, कुछ को ये कहा गया आप हथियार उठाओ और लड़ो रशिया के साथ? जी ऐसी बात है, मेरे को तो मैं इस पे कोई बड़ी वो नहीं दूंगी, पर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मैं किसी को नकारूंगी नहीं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को जिस स्टेशन पे मैं थी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करा, कोई रेसिज्म नहीं था। यूक्रेनियन हम लोगों की पूरी हेल्प कर रहे थे। तो नींद आती थी इस दौरान? नींद तो कहाँ आनी थी, बिल्कुल नहीं आती थी हम लोगों को। किस तरह दिन पास होता था? देखिए खाने को आपके पास, आपने कहा कि 24 घंटे भूखी रही मैं, तो किस तरह समय? हम लोग फिर 7-8 जाने जब हम इकट्ठे होते थे, फिर हम वीडियो बना के घर वालों को भेजने के मम्मा हम ठीक हैं, वो अपने घर बात करते थे। फिर हम थोड़ी देर बैठ के कुछ सोचते थे कि क्या किया जाए, अपने डीन से बात करते थे, भगवान का नाम लेते थे, पाठ करते थे कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं, कैसे भी करके हम सेफली इंडिया पहुँच जाएं। आपकी ताकत कौन बना इस सारे एपिसोड में? मेरी ताकत सबसे पहले तो मेरे भगवान बने, दूसरे मेरे मम्मी पापा, और तीसरे हम सब दोस्त बने। हम इनके बिना मैं यहाँ पे नहीं आ सकती थी। और चौथी ताकत जो है मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके बिना मैं पोलैंड बॉर्डर भी पार नहीं कर सकती।
सकती थी और इंडिया में नहीं। तो आपको लगता है कि अगर जैसे जानकारी के मुताबिक कि 15 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और कहा गया था कि आप यूक्रेन छोड़ दो क्योंकि जो है हालात बिगड़ने वाले हैं, हजारों बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं बच्चों ने इस एडवाइजरी को इग्नोर किया? जी, एडवाइजरी को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया गया था, मैं मानती हूँ ये बात को। पर मैं वही हमारे जो वहाँ सर हैं, डॉक्टर KPS सर हैं और हरदीप सर हैं वहाँ पे, जो बॉब ट्रेड और APO चलाते हैं, उन लोगों ने हमारी ये एडवाइजरी के बाद चार्टर्ड फ्लाइट्स करवाने शुरू कर दी थी और वो अपने बेसिस पे फ्लाइट्स करवा रहे थे। जैसे जो जूनियर्स बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स पहले काफ़ी टेंशन ले गए थे, या जो बच्चे छोटे हैं जो 17 साल के 18 साल के जो अभी आए हैं फर्स्ट ईयर में, तो उन लोगों के लिए फ़्लाइट्स करवा रहे थे और फ्लाइट्स हो भी रही थी। 24 तारीख को भी फ्लाइट थी, पर जो 24 तारीख वाले बच्चे वो उड़ान नहीं भर पाए। और हम लोगों, जैसे मैं 6th ईयर में हूँ, तो हमारी डीन, हमारी यूनिवर्सिटी हमें ये कहती थी कि अगर आप इंडिया चले गए तो आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी। अच्छा, तो अभी आपको आपके मन पे अब घर पहुंच चुकी हैं, अपने परिवार के माँ बाप आपके साथ हैं, पेरेंट्स साथ हैं, कुछ बहुत सारे रिश्तेदार भी आपसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन आपके मन में अभी भी ये है जिस मकसद के लिए आप इतने सालों तक अपने परिवार से दूर रही, डिग्री के लिए, उसमें संशय, क्वेश्चन मार्क लग गया है? बिल्कुल लग गया है। मेरे को 2 महीने बाद मेरा एक एग्ज़ाम होना था, जो यूक्रेन का एक एग्ज़ाम होता है, वो हमें पास करके हमें डिग्री मिलती है। वो मेरा 25 मई को एग्ज़ाम था और 24 जून को मेरी डिग्री मिलनी थी। हम लोगों की डिग्री सारी, हम लोगों को 1 हफ्ते पहले हमारे मार्क्स बताए गए थे, हमें चेकिंग के लिए मार्क्स बताए गए थे कि ये अब आपकी कीव जो मिनिस्ट्री है वो स्टैंप लगाएंगे और आपको 24 जून को डिग्री मिलेगी। पर हमने नहीं सोचा था कि इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। और मैं ये एक तहे दिल से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि मेरे को मेरी डिग्री और जितने भी मेरे साथ, जो मेरे साथी हैं, उन सबको डिग्री टाइम पे मिल जाए, क्योंकि हमारा एक एग्ज़ाम है, FMG एग्ज़ाम है फॉरेन मेडिकल के लिए। हाँ जी, वो 17 दिसंबर को है, इस साल है, और उसका लास्ट अटेम्प्ट है। तो हम सब चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम दे पाएँ, क्योंकि वो डिग्री के बिना नहीं दिया जाएगा। उसके बिना नहीं दे पाएंगे। हाँ जी। तो अगर मान लीजिए हालात ठीक होते हैं तो क्या आप फिर वापस जाके अपनी डिग्री देंगे, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जो बच्चे वहाँ से यहाँ आ गए हैं, खास करके जो फाइनल में थे, उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए? अगर ये मई तक ठीक हो जाता है और हमें हमारी यूनिवर्सिटी आराम से डिग्री देती है तो हम ज़रूर जाएंगे लेने। पर अगर वो हम लोगों को कहेंगे कि आपको 10 चीज़ें पार करनी पड़ेगी, क्लासेस लगानी हैं, या आपका टाइम आगे लैग हो जाएगा, जैसे आपको जून में ना मिलकर आपको अगस्त मिलेगी या सितंबर में मिलेगी, उसके लिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने आगे की तैयारी भी करनी है। मेरे को अपनी MCI की भी तैयारी करनी है, जो मेरे प्लान के मुताबिक ये था कि मैं जून के बाद जब अपनी डिग्री लेके इंडिया वापस आऊँगी तो मैं साथ ही में अपनी MCI की तैयारी करूँगी, वो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। तो आज भी बच्चे जो हैं, यहाँ से हजारों बच्चे, आपको क्या लगता है क्यों यूक्रेन में जाते हैं MBBS की पढ़ाई करने के लिए? क्या पैसा ही ये है कि यहाँ पर फीस कम है, या और कोई वजह है? जी, फीस, एक तो फीस स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पर कितनी, अगर आप यहाँ पर MBBS करती हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, मैंने सरकारी की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर कितना पैसा खर्च होता है और वहाँ कितना खर्च करना पड़ता है? जी, मेरा वहाँ पे 6 साल का सिर्फ एकेडमिक फ़ीस देखी जाए तो 36 लाख रुपीज़ है, और अगर बाकी खर्चा लगा लो तो 50 लाख के आसपास पड़ जाएगी पर टोटल। हाँ जी, पर अगर इंडिया में प्राइवेट सीट लेते तो वो 1.5 करोड़ से कम ना होती। मतलब ये MBBS सरकार को इस तरफ भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में लिमिटेड सीट्स हैं, सीट्स को बढ़ाया जाए, और क्योंकि इंडिया में बच्चे काफ़ी हैं और उनके सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो हर कोई माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर पाता, इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, पर ड्रीम्स सबको करना पड़ता है पूरे। ये कहाँ तक सच है? एक सेंट्रल मिनिस्टर का बयान आया था भी, यहाँ पर जिन बच्चों को नीट में सीट नहीं मिलती है वो वहाँ पर जाते हैं यूक्रेन में करने के लिए। जी बिल्कुल, यही बात है कि यहाँ पे सीट नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स लिमिटेड हैं। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, अगर सीट्स लिमिटेड हैं वो तो ठीक है, पर फिर जो बाकी की सीट्स हैं वो डोनेशन में चली जाती हैं। आपका टफेस्ट टाइम, अगर कहें कठिन समय, इन 6-7 दिनों में क्या रहा, मैं आप शेयर करें?
जो मेरा टफेस्ट टाइम था वो ये था कि जब हम मेट्रो स्टेशन से जब हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, किस दिन को निकाला? ये हम लोगों को निकाला था उन्होंने 27 को जी 27 को शाम को निकाल दिया था। तो हम पूरी रात 27 को हम मैं और मेरे साथ साथी और हाँ जी दोस्त, जो हम लोग बैठ के मेरे ही घर पे हम लोगों ने पहले खाना खाया, क्योंकि हमने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। जो हमारे घर पे था हमने वो खाना खाया और हमने सोचना शुरू किया कि यहाँ से निकलें कैसे। तो वो टफेस्ट तो था ही था, कोई क्योंकि हमारी सबकी बहस भी हो रही थी कि निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि ऐसे घर वाले ये करेंगे, घर वाले डांटेंगे, घर वाले बोलेंगे, क्या करना है। मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू। बिल्कुल हर किसी पे पूरा प्रेशर था और हम एक दूसरे को अकेला भी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो बस वही बात फिर सुबह जब हुई, मैंने सुबह 6 बजे मम्मा को फ़ोन किया कि मम्मा ऐसी ऐसी बात है यहाँ पे, अब हमें नहीं पता कि जो भी है न्यूक्लियर वगैरह जो भी बातें बन रही थी वहाँ पे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मम्मा हमें नहीं पता हम जिंदा बच पाएंगे कि नहीं, आगे 5 दिन में कब कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ फंस गए तो फंस गए, हम वापस नहीं आ पाएंगे। तो मम्मा ने तो पहले कह दिया आ जाओ, फिर बाद में मम्मा जो इंडियन जो न्यूज़ सुना रहे थे, फिर मम्मा ने बाद में कहा कि नहीं वहीं रुको, बात फिर पलट गई। फिर उसके बाद एकदम से ही भगवान की दया, मतलब मेरी मम्मा से बात बंद ही हुई थी तो 1 सेकंड बाद एक एडवाइजरी आया कि आप जितनी जल्दी वहाँ से बच्चे खुद निकल सकते हैं निकल जाओ। यही एक इंडियन जो एम्बेसी का एडवाइजरी आया था। तो हम लोग फिर मैंने मेरे जो सीनियर आपको लगा नहीं खारकीव से देखिए जो डिस्टेंस है पोलैंड का वो करीब करीब 800-900 किलोमीटर 1800 किलोमीटर 1800 किलोमीटर। अच्छा, कीव से मैं गलत खारकीव से लवीव तक 1800 किलोमीटर। तो वहां तक आप कैसे पहुंचे थे? वहां तक हम लोगों ने जब सब मान गए, घर वाले मान गए, तो हम लोग ने अपना जो भी सामान था, समझ नहीं आ रहा था क्या डालें, जो हाथ में आया हमने जो बैग में डाला। और हम लोगों ने अपनी टैक्सी करवाने की कोशिश करी और टैक्सी आ भी गई। उसको टाइम लगा, 1 घंटा लग गया हमें टैक्सी करवाते करवाते, तो वो आ गई। नहीं तो कई बच्चे हैं कि आप सुन रहे हो कि बच्चे पैदल भी गए हैं। जी वो बिल्कुल बात सच है जी, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे पैदल। आपको भी चलना पड़ा पैदल? नहीं, मेरे को पैदल नहीं चलना पड़ा, हमारी टैक्सी आ गई। कई बच्चों की टैक्सी नहीं आ रही थी, कोई कैच नहीं कर पा रहे थे टैक्सी, वो पहले ही ना कर दे रहे थे। तो क्योंकि सब अलग अलग स्टेशन पे थे, अलग अलग, तो अलग अलग एरिया पे कई टैक्सी अवेलेबल थी, नहीं थी। मेरे में थी और मैं और मेरे सब दोस्त हम टैक्सी में रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहाँ पे भी फिर 1 घंटे बाद वहाँ पे भी शुरू हो गई बॉम्बिंग, शुरू हो गई, आवाज़ें आने। तब हम काउंट कर रहे थे, हम रोज काउंट करते थे कि आज कितने बॉम्ब। तो उस दिन 19 बॉम्ब जो थे गिरे, बिल्कुल गिरे। और हम लोग अंदर खड़े थे और वेट कर रहे थे कि हम कब एक गेट पार करके हम ट्रेन में चढ़े, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रश था। कम से कम 1000 लोग होंगे जिसको एक ट्रेन पकड़नी थी। तो मतलब वो टफेस्ट टाइम वो था सबसे ट्रेन पकड़ने के बाद फिर आपका आसान रहा सफर? इतना आसान नहीं था। फिर उसके बाद हमारा जो खाने पीने का सामान था वो उसी क्राउड में गिर गया था। बस वो एक जो पॉलीथीन का हैंडल होता ना, वही हाथ में रह गया था, बाकी का सारा लिफाफा रह गया था। तो हम लोगों को ये टेंशन हो गई कि 24 घंटे की ट्रेन, वो अपने मुंह से कह रहे हैं, तो हम 24 घंटे खाएंगे क्या। पर बाद में हमें ट्रेन में भी काफ़ी अच्छे साथी मिल गए और यूक्रेनियन लोगों ने भी हमारी काफ़ी हेल्प करी। एक आप ठाकुर जी अपने लेके आई हैं, तो क्या सारे रास्ते में आपको उससे पॉजिटिव एनर्जी आई? तो लगा कि अब ठाकुर जी साथ हैं, भगवान कृष्ण साथ हैं, उनका जी सहारा है बिल्कुल, तो पहुंच जाऊंगी। जी बिल्कुल। मैं साथ में मैं जिस दिन यहाँ से गई भी थी, मैं रोज अपनी माला लेके गई थी और मैं रोज अपनी माला चैंटिंग करती थी मैं, हरे रामा हरे कृष्णा की। और ट्रेन में भी मैं करती रही कि हम जल्दी, हमारा मेन मकसद था कि कीव से निकल गए तो हम थोड़ी राहत की सांस लेंगे। तो कीव हम रात को 12 बजे जब पहुंचे तो वहाँ आधा घंटा पौना घंटा ट्रेन जब खड़ी रही तो हम सबकी आंखें खुली थी कि बाहर कुछ हो ना जाए। बाहर सायरन भी बजा था, थोड़ा सायरन भी बजा था। तो हम लोगों को, हम बस प्रे कर रहे थे, कोई वाहिगुरु 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 कर रहा था, कोई हरे रामा हरे कृष्णा कर रहा था कि हम बस पहुंच जाएं। और जब कीव से हम निकले तो हमारी राहत की सांस हमें आई। फिर हम लोगों को ये हो गया, फिर हमने देखा कि ट्रेन ने रूट चेंज कर दिया। हमें ये डर लगना शुरू हो गया कि कोई रशियन ट्रूप ने ना पकड़ लिया, हमें क्या पता। पर जब हम फिर मैप खोल के देख रहे थे कि ट्रेन कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, तो वहाँ पे शो कर रहा था कि आगे 9 घंटे और लग जाएंगे, 10 घंटे भी और लग जाएंगे। और जब हम लवीव पहुँचे तो हमने थोड़ी राहत की सांस ली।
तो आप कुछ और कहना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सबसे पहले तो मैं सबसे सॉरी बोलूँगी उन पेरेंट्स को कि जिन्होंने अपना बेटा खोया, नवीन खोया और बाकी के 3 बच्चे खोए हैं अपने। उनको मैं सॉरी बोलूँ बस। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि जो अभी भी बच्चे वहाँ हैं, अपनी हिम्मत मत हारो। आप में बहुत बहुत विल पावर है। आप इंडियन हो और अगर आप MBBS कर सकते हो, आप किसी की जान बचा सकते हो, तो आप अपनी भी जान बचा सकते हो। आप डॉक्टर हो, अपने पे विश्वास रखो और वहाँ से निकल सकते हो। निकलो, आगे सरकार आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू। ये थी मन्नत की मदर से जरूर हम आपको मिलवाना चाहेंगे, जिन्होंने यहाँ पर हर दिन अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया। हम आपको मिलवाएंगे मन्नत शर्मा की जो माता हैं, वेनू शर्मा। वेनू जी, बच्ची ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਸੀਗੀ जी ਪਲ ਪਲ ਭਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗੇ? विश्वास ते परमात्मा ते सी अज भी है। सब तो पहले ते उस परमात्मा का शुक्र है, इमोशन चल लिया। उस परमात्मा का शुक्रिया अदा है, तुहाडे वर्गे सारे भरावां का शुक्रिया अदा। क्योंकि जे मीडिया नहीं हुंदी ते मैनूं नहीं लगता कि एक माँ दियां अखां ने नहीं रोया। मैनूं लगता है कि तुहाडे सारियां दे प्रचार प्रसार करके मेरी बच्ची वास्ते हर माँ दी अख रोई है, हर बाप ने दुआ दिती है। मेरा घर 1 मिनट भी लोगों ने मैनूं सानूं फैमिली नूं इकल्ला नहीं छड्डिया कि तुसीं चिंता नहीं करो। मैनूं हिम्मत उदों आ जाती सी जदों मैं मन्नत दी कोई भी वीडियो देखदी सी कि नहीं मेरी बेटी ठीक है। पर एक दिन दी सुबह जिस तरह कि इन्हें तुहानूं दस्सिया, मैं जाग रही सी रात ते मैनूं कहंदी सोए क्यों नहीं। मैं कि तू क्यों ऑनलाइन है? मैं तो अचानक कह रही आप झूठ बोल रहे हो। मैं कहा नहीं बेटा, मैं तो अभी उठी हूँ, तो आप ऑनलाइन क्यों? तो कहती कि मम्मा कि आपको एक बात बताऊं, आपके उधर कैसे भी क्या भी चल रहा है, सच ये है कि हम वापस नहीं आ पाएंगे। अच्छा, इसने बोल दिया बच्ची ने? कह रही हमको रात को बंकर से, वो बॉम्ब शेल्टर से निकाल दिया था, तो उन्होंने बोला कि घर चले जाओ। हम पूरी रात से बैठ के यही सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। अब जब हमने स्नैपचैट पे रशियन लोगों की वो लोकेशन चेक की है, तो वो लोग बड़े आराम से बात कर रहे हैं। और हमने पुतिन की वो ट्वीट भी पढ़ी है कि न्यूक्लियर के लिए उसने धमकी लगा दी है। बॉम्ब फायरिंग और मिसाइल्स, ये सब हम सुन चुके हैं अपने कानों से, और मैं एक एक पल इसके साथ रही हूँ। अगर ये वहाँ पे ये देखिए, बीच बीच में वेनू भावुक हो जाती हैं। ये 6, 7, 8 दिन इन पर, इस परिवार पर, मन्नत की आंखों में भी आंसू हैं, उनके पिता जो हैं रमन, उनकी भी आंखें भरी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये पल पल, ये एक माँ की या एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उन तमाम परिवारों की कहानी है जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए गए, खास तौर पे यूक्रेन में वो फंसे हुए हैं। हाँ, तो मैं मतलब फिर भी इन्नी उस तो बाद भी जब मेरा बच्चा मैंने कह रहा कि मां लगता है कि वापस नहीं आ पाएंगे, पर 2 स्टेप हैं। आप जो बोलोगे ना मैं वो करूँगी। इसने सारे दोस्तों को भी बोल दिया कि मेरा फैसला वही रहेगा जो मेरी माँ बोलेगी। तो इसके दोस्त मुझे बोल रहे थे कि वेनू आंटी आप बताओ हमें क्या करना है। तो मैंने बोला कि एज ए मदर तो मेरे को पोजीशन बताओ कि वहाँ पे क्या है। तो इसके जो सीनियर लड़का था उसने बोला कि वेनू आंटी अभी आवाज़ आ रही है बॉम्ब चलने की। तो मैंने कहा बेटा अभी मत निकलो, आप कोई भी डिसीजन लोगे हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं हैं आपके पास। तो कहता ठीक है आंटी, मैनू मन्नत ने बहुत दस्सिया कि मेरी मम्मा कदी तुहानू गलत गाइड नहीं करेगी। तो अल्टीमेट इन्हां सारियां दा 8 दा फैसला मेरे ते इन्हां ने थोपता। तो थोड़ी देर लिए तो मेरा भी हार्ट बीट करन लग पिया कि कुछ भी कमा पता नहीं जी बच्चे की बोल रहे, बच्चे की बोल रहे तो मैं की सलाह देवांगी कि उत्थे रह के सह लो या निकल के। दोनों कंडीशन च इन्हें मौत दसी सी। कहंदी एक पासे लाइफ दे 3 स्टेप है, घर तो स्टेशन जाना जे हो गया पॉसीबल, वैसे तो पॉसीबल नहीं है। जे उत्थे पहुंच गए माँ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 3 ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਆਸ ਪੜੋਸ, ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਢੀਠ ਸੀ। कि कोई मां नहीं चाहेगी कि ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ मौत ਦਾ फरमान ਉਹ ਬੱਚਾ खुद दे रहा। ये देख सकते हैं कि ये परिवार के ऊपर क्या बीती है, उन तमाम परिवारों पर क्या बीती होगी। कहने और सुनने में फ़र्क होता है जिसके ऊपर बीतती है। कई हज़ारों बच्चे अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है, अच्छे प्रयास कर रही है बच्चों को वहाँ लाने के लिए। लेकिन अब बच्चे जो, जैसे कि मन्नत ने ये बताया है कि उसकी डिग्री कंप्लीट होने को कुछ ही महीने बचे थे, वो भी सबसे बड़ा सवाल उसके जहन में कौन रहा है जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी है। डिग्री कब मिलेगी? अगर वहां लड़ाई नहीं थमती है तो उनके भविष्य का क्या होगा? भारत सरकार हालांकि इसके ऊपर सोच तो रही है, लेकिन हमारी दरख्वास्त है इसके ऊपर कोई जल्द फैसला लेना चाहिए। जो बच्चे खास तौर पर वहां पर पढ़ रहे थे उनका अगला भविष्य क्या होगा? बचकर तो आ गए हैं, लेकिन आगे जिंदगी जीनी है, पूरा जीवन पड़ा है, वह कैसे बिताएंगे? हम उन तमाम बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। वह अपने परिवार के पास सुकुशल लौट आए। ये थी मन्नत की कहानी। 8 दिन यूक्रेन में कैसे काटे उसने बताया है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट है।